पहलगाम के अफसोसनाक वाक़ये के बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बहुत ही गैर मामूली है हर हवाले से। दोनों ममालिक की जानिब से जो चीज़ें देखने में आ रही हैं वो बहुत हवालों से अनप्रेसिडेंटेड हैं, और स्पेशली जो इंडिया की तरफ से ऑफिशियल कल मौक़िफ़ आया वज़ारत ख़ारजा का भी, और उनकी तरफ से जो गैर मामूली ऐलानात सामने आए हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया छोड़ने का हुक्म हुआ। सिंध तास मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि सबसे बड़ा अभी तक का उनकी तरफ से हथियार इस्तेमाल किया गया है, जिसकी माज़ी में बहुत दफ़ा धमकियाँ दी गई लेकिन कभी भी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। आपको इल्म है कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसका इल्ज़ाम इंडिया ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के ऊपर लगाया कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट है और वो अटैक्स में पाकिस्तान की जानिब से हुए हैं। लेकिन कभी भी सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं किया गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने से क्या वाक़ई पाकिस्तान को इस किस्म का नुकसान होगा जिसके इंडिया और इंडियन मीडिया दावे कर रहे हैं, उसका ज़रूर हम जायज़ा लेंगे। लेकिन ये बहरहाल हैरानकुन है कि चाहे पुलवामा का अटैक हो, मुंबई अटैक्स हो, 1965 की जंग हो, हत्ता कि 1971 की जंग हो, उस मौके के ऊपर भी सिंध तास मुआहदा, जो कि पानी का एक इंसानी मसला है और जो कि बहुत सोच समझ के वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से और उनकी सरपरस्ती के अंदर जो एक मुआहदा किया गया था, उसको इंडिया ने पहली बार मुअत्तल कर दी। और इंडिया की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं, ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि इस बार इंडिया ने तरफ का पत्ता चल दिया और इंडिया जब बगैर कोई मिसाइल चलाए, बगैर कोई गोली चलाए, पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, बगैर खून बहाए पाकिस्तान की जो मिट्टी है उसको बंजर कर दिया जाएगा और पाकिस्तानियों को प्यास से मार दिया जाएगा। बाकायदा तौर पे उनके जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, वो इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके जवाब में ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होना था कि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं देना था, बल्कि पाकिस्तान ने भी जो एग्रेशन शो किया और जिस तरह का एग्रेसिव स्टांस अपनाया है, बल्कि वर्ड टू वर्ड में अगर आपको 3 जुमलों की वो प्रेस रिलीज़ ही सुनाऊँ तो आपको जो इसकी इंटेंसिटी है उसका अंदाज़ा करने के लिए काफ़ी होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया है, उसमें 3 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका पूरा क्रक्स है कि एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप और डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power। बिल्कुल ठीक ज़बरदस्त तरीके से परसीव किया और उसको एक्ट ऑफ वॉर के तरीके से ट्रीट करेंगे, और हमें अच्छे तरीके से समझने के लिए इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए इंडिया को भी। और एक न्यूक्लियर पावर का एक्ट ऑफ वॉर समझना किसी भी सिचुएशन को क्या मायने रखता है। और इसी के साथ ही पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद इंडियन फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दी। ये भी एक ऐसा अमल है जिससे इंडिया को शदीद तरीन नुकसान होता है। माज़ी के अंदर भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जिसके फ़ौरी बाद इंडिया को जो है वो टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात भी करना पड़े थे और अपनी फ़िज़ाई हदूद को खुलवाने के लिए बिल्कुल घुटने टेकने में मजबूर हो गया था उस, क्योंकि फ़ॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि वो इंडिया की एयर स्पेस के लिए बहुत ही नागुज़ीर है, जो कि डायरेक्ट स्पेशली द मिडल ईस्ट की और वेस्ट के बहुत से रास्ते हैं लामहला इस्तेमाल करनी पड़ती है, वरना पाकिस्तान के एयर स्पेस या जो टेरिटरी है इसके बैन करने की सूरत में पूरा समंदरी रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा पड़ता है और ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फ्यूल यूज़ होता है, और जब एक्स्ट्रा फ्यूल यूज़ होता है तो फिर उनके टिकट्स महंगे होते हैं, और थोड़े बहुत महंगे नहीं होते, कम से कम डबल का फ़र्क पड़ जाता है, चाहे उनको दुबई जाना पड़े या मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क में जाना पड़े, कतर जाना पड़े, बहरीन, सऊदीया या फिर उससे आगे किसी भी मुल्क में जाना पड़े। तो इंडियन जितने भी पैसेंजर्स हैं या इंडियन जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ये तमाम के तमाम लोगों को अफेक्ट करते हैं, और इंडिया की जो एविएशन अथॉरिटी है या जो उनकी मिनिस्ट्री है, इसके तमाम तरह आदात शुमार आप उनसे बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो पाकिस्तान ने फौरी तौर के ऊपर अपनी एयर स्पेस इंडिया की तमाम तरह फ़्लाइट्स के लिए मुकम्मल बैन कर दिया, और इससे थोड़ी नहीं 1200 फ़्लाइट्स, एक हफ़्ते की 1200 फ़्लाइट्स को जो है वो अफ़ेक्ट करेगा। 1200 फ़्लाइट्स हमारे ऊपर से हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए गुज़रती थी। अब उन 1200 फ़्लाइट्स को ये स्पेस उनके लिए ये रास्ता बंद है, और उनको लंबे रास्ते से डबल फ्यूल इस्तेमाल करके डबल टिकट्स के साथ जो है वो एयर स्पेस का अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा, और जब तक ये सिचुएशन नॉर्मलाइज़ नहीं होती, इंडियन एविएशन जो है वो इसी इमरजेंसी का शिकार रहेगी। और जैसा मैंने अर्ज़ की कि इससे पहले भी ये वाक़या हो चुका है, पाकिस्तान इससे पहले भी अपनी एयर स्पेस जो है वो इंडिया के लिए बंद कर चुका है, और बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, 2019 में बालाकोट वाला जब वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने ये इक़दाम उठाया था। उस वक़्त जो इंडियन एविएशन है उसने जो स्टैट्स जारी किए थे, ज़रा थोड़े से आप लोग भी सुने, और हमारे जो इंडियन दोस्त इस वक़्त देख रहे हैं वो भी इसको ज़रा गौर से सुन लें कि 2019 में जब आपने इसको फेस किया था तो आपके साथ क्या हुआ था। उस वक़्त के जो स्टेट मिनिस्टर थे आपकी हवाबाज़ी के, हरदीप सिंह साहब, उन्होंने आपकी ये पूरी कौम को बताया था कि फरवरी 2019 से जुलाई 2019 के दरमियान एयर स्पेस इंडिया को 491 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हुआ था। और इसके अलावा जो आपकी इंडिगो एयरलाइन है, उसके नुकसान का अगर अंदाज़ा लगाएं, 25 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जो है वो इंडिगो एयरलाइन को नुकसान हुआ था। तो आपके मजमूई एविएशन बजट की जो है वो कमर टूट के रह गई थी और रह जाएगी अगर सिचुएशन ऐसे ही रही। अब थोड़ी सी बात करेंगे सिंध तास मुआहदे की। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जो कि 3 दरिया पाकिस्तान के पास हैं, सिंध, झेलम और चनाब। असल में सिंध तास मुआहदे के तहत होता क्या था, पहले इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। असल में इसमें आधा काम तो ऑब्वियसली डाटा शेयरिंग का होता है, यहाँ से टीमें वहाँ पर जाती हैं, वहाँ से टीम्स यहाँ पर आती हैं, डाटा शेयर किया जाता है, जो हमारे दरिया हैं उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन होता है, जो उनके दरिया हैं उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन होता है।
लेकिन अगर इंडियंस का ये ख़्याल है कि इस पे अब वायलेशन शुरू होगी या फिर अब आके इंडिया ने इसको बंद किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया की जो आबी जारहियत है, आबी जारहियत जो है वो बहुत अरसे से ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। इंडिया के बस में जितना है वो पहले ही कर रहे हैं। तो सिंध तास माहिदे को मुअत्तल करने से कानूनी तौर के ऊपर तो बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। कानूनी तौर पे तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं वो इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान को जब यहाँ पे सैलाबी सिचुएशन होती है तो इंडिया वहाँ से पानी छोड़ देता है, जब जो कि हमारे इलाकों में सैलाब का बायस बनती है। और जब खुदा न खास्ता कुछ कहत साली के इम्कानात पैदा होते हैं तो इंडिया वहाँ से पानी रोक लेता है। तो आबी जारहियत हम इंडिया की पहले से फेस कर रहे हैं और उसके अंदर अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो अभी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इंडिया ने खैर ऐलान किया है कि इसका फौरी तौर के ऊपर शॉर्ट टर्म के ऊपर हमें मजमूई तौर पे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और ये बड़ा क्लियर है, बड़ा कैटेगोरिकली पाकिस्तान जैसे ही आलमी अदालत के अंदर या फिर यूएन के पास जाएगा तो तमाम तर शवाहिद और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और तमाम तर लीगल फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान के हक में आलमी इदारे फौरी तौर के ऊपर इसको रिस्टोर करवाएंगे, इसको रिस्टोर करेंगे, वरना इंडिया को प्राइस पे करनी पड़ेगी और पाकिस्तान जो अपने दूसरे ऑप्शन के ऊपर भी गौर करेगा। तो इंडियन जो पूरा मीडिया है जो कि बहुत जश्न मना रहा है और बहुत सारा वावेला मचा रहा है इसके ऊपर कि पाकिस्तान को जो है वो बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा और हम इसको प्यासा कर देंगे। तो आपकी इतला के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, हम ऑलरेडी इसको फेस कर रहे हैं और इंडिया के जो वायलेशंस हैं वो सबके सामने हैं। और ये आपको खुशफहमी है कि तमाम तर पते जो है वो आपके पास है और आप जो करना चाहेंगे वो करेंगे और फैसला आपका होगा डिसीजन मेकिंग आपके पास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये खुशफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और अगर आपने कोई भी इकदाम किया तो मुंह तोड़ आपको जवाब जब मिलेगा। और ये कलभूषण और इस तरह के बहुत से लोग आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा होगा। और कलभूषण वाला वाक़या भी और बहुत सारे जो दीगर वाक़यात हैं पाकिस्तान की नरमी को शो करते हैं। पाकिस्तान की जो मजमूई एक पॉलिसी थी वो थोड़ी-सी डिफेंसिव थी। स्ट्रेटेजिक हवाले से भी हमने हमेशा से दोस्ती का और अमन का हाथ बढ़ाया इंडिया की तरफ, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हो, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो। आपके पास वर्ल्ड कप हुआ, हमारी टीम आई, हमारे पास आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ, आपकी टीम नहीं आई। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसी बात के शवाहिद आपको फराहम कर देंगे और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि थोड़ा-सा एग्रेशन जो हमारी तरफ से भी शो हो, जो कि आज की जो कौमी सलामती की मीटिंग है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो कि तमाम तर आला अथॉरिटीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी, उसका जो एलामिया है उसके अंदर किसी हद तक जज़्बात की तर्जुमानी जो है कि इस बार पाकिस्तान ने भी एग्रेसिव स्टांस लेने का फैसला किया और हमें इंटरनली अपने मुल्क के अंदर अपने ऑफिशियल से, अपनी फ़ौज से, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, अपनी सियासी क़यादत से बहुत सारे उनके ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं, बहुत से गिले-शिकवे हमें हैं, बहुत से इख्तलाफ़ात हमें हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर इंडिया के मुकाबले में हम अपनी फ़ौज के, हम अपनी हुकूमत के, हम अपने ऑफिशियल के शाना-बशाना हैं। और इस बात को हमारी पूरी कौम बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जंगें जो है वो असलहे से या फ़ौजों से नहीं लड़ी जाती, जज़्बे से लड़ी जाती हैं, जो कि पाकिस्तानी कौम में बिलाशुबा इंडिया से ज़्यादा है। चाहे 65 की जंग हो या फिर मजमूई हमारा बिलीफ सिस्टम हो, वो इस बात को साबित करेगा। और ये इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इंटरनली हमें इस्तेमाल करना चाहिए कश्मीर इशू के रिवाइवल के तौर के ऊपर। इस सिचुएशन को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए दो कौमी नज़रिए के अहया के ऊपर। हमारे यहाँ में बहुत से नादान दोस्त हैं जो कि बहुत अजीब-अजीब तरह की बातें करते हैं। बहरहाल नई नस्ल को बताना बहुत ज़रूरी है कि दो कौमी नज़रिया क्या था, इंडिया के अंदर मुसलमानों की इस वक़्त क्या सिचुएशन है और अभी जो रिसेंटली इंडियन मुसलमानों के बारे में जो मोदी सरकार ने बिल जारी किया है, उसके क्या मतलब है, उसके नतीजे में इंडियन मुस्लिम के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो रवा रखा जा रहा है और पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू सिख बिरादरी है, उसके साथ हम किस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं। या जो आइंदा के नए बच्चे हैं, उनको ये ज़रूर समझाना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर कि दो कौमी नज़रिए का मतलब क्या था और दो कौमी नज़रिया क्या है। दो कौमी नज़रिया हमारे वजूद के लिए, हमारे इस्तेहकाम के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है और हम पहले से ज़्यादा उसके ऊपर मुस्तहकम हैं और पहले से ज़्यादा उसको दुरुस्त समझते हैं। और इस मौके के ऊपर जब हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने ऑफ़िशियल से और अपनी रियासत से बहुत सारे गिले-शिकवे हैं, लेकिन वहाँ पर साथ ही साथ इंडिया के मुकाबले में हम पूरे तरीके से अपनी फ़ौज के शाना-बशाना हर मामले के ऊपर उनके साथ हैं और अपनी सरज़मीन के लिए, इस मिट्टी के लिए, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए हर किस्म की चीज़ें लेकर चलेंगे। इस मौके के ऊपर बहुत से चेहरे भी एक्सपोज़ होते हैं। आम तौर पे जब मैं बात कर रहा हूँ, इसी किस्म के जज़्बात का इज़हार किया जाता है और जितने भी सख्त तरीन नाक़िद और नाराज़ लोग भी हैं, वो भी जो है ऑब्वियसली मुल्क के लिए और जो मुल्क की सालमियत होती है या फिर जो मुल्की मफ़ाद होते हैं उसको मुकद्दम रखते हुए जो है वो अपने बयान जो है वो देते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा था मोहित पीरज़ादा, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा की ट्वीट, इसका स्क्रीनशॉट भी हम यहाँ पे चस्पा कर रहे हैं। इंडिया से जो प्रवीण सौम्य हैं, उन्होंने ट्वीट की, "It is stupid to say that Pak army has no public support needed for war with India. When war happens, the entire nation stands behind its military." ये उनको भी पता है, लेकिन इसको कोट करते हुए जो हमारे अपने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? "प्रवीण, you are certainly out of touch with the reality. Your statement is cliche."
इस शर्मनाक स्टेटमेंट के ऊपर डॉक्टर मुईद पीरजादा का मुकम्मल तौर के ऊपर बाइकआउट होना चाहिए और इस तरह के जितने भी दीगर चेहरे हैं जो कि हमारी अपनी सफ़ों के अंदर मौजूद हैं, जो काले भेड़िए हैं, जो कि इंतहाई नेगेटिव रोल प्ले करते हैं और कोई भी मौका जाने नहीं देते अपनी स्टेट को कमज़ोर करने के हवाले से, और जो अपने अंदर का एक जो कि अपने अंदर का एक तासुब है, जो एक कि अक्सर हमारे इस तरह के लिबरल्स के दरमियान देखने में आता है कि किसी भी मामले में हर तरह जो है ना पाक फ़ौज के खिलाफ ही खड़े होना है, चाहे वो मौका खड़े होने वाला है या नहीं है। पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ खड़े होना है। तो ऐसे जो काली भेड़ें हैं उनको भी एक्सपोज़ करना और उनके किरदारों को बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की जब आप स्टेटमेंट्स देते हैं तो आपकी बहुत सारी जो दूसरी स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। बहरहाल इस मौके के ऊपर हम दुआ करेंगे, क्योंकि अगेन लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम भी हम जानते हैं कि वो नफ़रत की और इस तरह की जो जंगी जुनून है उसके ऊपर बिल्कुल भी ना उसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम। ये काफ़ी बेहतर और काफ़ी मुस्बत जज़्बात रखते हैं और इसके भी आपको मज़ाहिर जो है वो देखने में आते रहते हैं। अभी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मौके पे विक्रांत गुप्ता जब पाकिस्तान आए हुए थे इंडिया से, उनका जिस तरीके से लाहौर की स्ट्रीट्स के अंदर जिस तरह से वेलकम हुआ, पाकिस्तान से वहाँ पे कोई चला जाए, इंडियन अवाम जिस तरीके से ट्रीटमेंट वहाँ पे करती है, उसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकारें ही अपने मफ़ाद के लिए लड़वाना चाहती हैं हमें। और हमेशा जब भी कोई उनका रीजनल मामला हो, अपनी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, कोई पॉलिटिक्स हो, कोई इलेक्शन, तो उसके आस-पास जो है वो इस तरह के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन बहरहाल जब ऑफ़िशियली इंडिया का आरएसएस आइडियोलॉजी का जो है वो बोलबाला है और जो जो इंडियन आरएसएस मेंटालिटी है, जो नरेंद्र मोदी की एक फ़ाशिस्ट अप्रोच है और आरएसएस मेंटालिटी का जो है वो भरपूर तरीके से प्रचार किया जा रहा है, तो उस मौके के ऊपर हमें इस तरह की बातें करना पड़ रही हैं और हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो आरएसएस मेंटालिटी है नरेंद्र मोदी की, ये पूरे रीजन के लिए, इंडिया की तबाही के लिए और पूरे रीजन की तबाही के लिए जो है वो काफ़ी है, तो इसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया से भी जो सेम वॉइसेज़ हैं, ऑब्वियसली वो भी इस बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर आखिर में हम दुआ करेंगे कि पूरे इस रीजन के अंदर पीस हो, हम किसी भी तरीके से जंग की तरफ ना जाएँ। इंडिया भी होश के नाखून ले, जंगी जुनून से निकले, सिंध तास माहदे को बहाल किया जाए और सिचुएशन को किसी भी तरीके से नॉर्मलाइज़ किया जाए, वरना फिर मज़ीद रिएक्शन आपको फेस करना पड़ेगा।